हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ आपको भारत और उत्तराखंड का बजट, केंद्रीय बजट और राज्य बजट हमारा 2023 और 24। सो यहाँ पर मैं रिलेट करते हुए चलूँगी अपने उत्तराखंड को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री किसने यहाँ पर पेश किया था। निर्मला, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने पेश किया। कब पेश किया? 1 फरवरी 2023 को। कहाँ पेश किया? संसद में, दिल्ली में। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया है। 1 फरवरी 2023 को अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया है। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ ना, तो उत्तराखंड का 2023-24 में बजट कब पेश किया गया, कहाँ पेश किया गया? तो 15 मार्च को गैरसैंण के भराड़ीसैंण जो विधानसभा भवन है वहाँ पर हमारे राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे पेश किया था 15 मार्च को। और उससे एक दिन पहले 14 मार्च को आर्थिक जो सर्वे था उसको वहाँ पर पेश किया था इन्होंने ही। और हमारे जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है राज्य के, इन्होंने 2 बार, अभी तक ये 2 बार इसे पेश कर चुके हैं। और हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं ना, अब हम बात करेंगे केंद्र की, तो 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं हमारी कौन? वित्त मंत्री। और इन्हीं के द्वारा अब तक 3 बार पेपरलेस बजट क्या हो चुका है? पेश। पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में हुआ, फिर 22 में इन्होंने किया था, फिर उन्होंने 23 में भी क्या किया है? बजट को पेश किया, पेपरलेस बजट। इतना क्लियर है। और हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी कौन है? निर्मला सीतारमण, यानी कि पूरे टाइम जो वित्त मंत्री के पद पर रहीं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली वित्त मंत्री, तब आपका इंदिरा गांधी जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम के लिए वो वित्त मंत्री भी बनी थी और उन्होंने बजट भी पेश किया था। लेकिन आपका पूर्णकालिक में हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, जो अब तक 5 बार जो है बजट पेश कर चुकी हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों ने अब तक बजट पेश किया है? तो वो है 3। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं राजीव गांधी, तीसरे हैं इंदिरा गांधी है। और भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शून्य बेस बजट का यूज़ या प्रयोग कब किया गया था? 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आपको। पहला देखो, स्वतंत्र भारत में जो वित्तीय बजट पेश किया था वो किसने किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने किया था। कब किया था? 28 फरवरी 1950 को किया था। दूसरा है, सबसे अधिक बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड अब तक किसके नाम पर है? तो वो है हमारे मोरारजी देसाई जी। इन्होंने अब तक 10 बार इसे पेश किया है। इतने फैक्ट आपको क्लियर हो। एक चीज़ और पूछा जाता है, ये जो बजट है ना, इस बजट शब्द का यूज़ या हमने बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? सो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और बजट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच शब्द है आपका बजट, जो कि बुल्गा से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है कि भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? भारत में अगर पूछेगा तो 18 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा ये पेश किया गया था। क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज़ किया गया है? नहीं, हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज़ तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, जो कहता है कि राष्ट्रपति वित्त मंत्री से जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 202 है, जहाँ पर राज्यपाल के द्वारा जो है वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाया जाएगा। किसके थ्रू? आपका वित्त मंत्री के थ्रू। तो आई होप सो आपने सारे फैक्ट को नोट किया होगा।
ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड का पहला बजट किसने पेश किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को। और निर्वाचित जब सरकार हो गई तो निर्वाचित सरकार में हमारे जो एनडी तिवारी 2002 में मुख्यमंत्री बने थे ना, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो वित्त मंत्री भी थे। इन्होंने जो है इस बजट को निर्वाचित सरकार में इन्होंने इसे पेश किया था, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तराखंड का फर्स्ट जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो उत्तराखंड का फर्स्ट जेंडर बजट जो है 2007 और 2008 में पेश किया गया था। इसमें क्या होता है, जेंडर बजट में शिशु कल्याण और महिला को सशक्त बनाने के लिए अलग से प्रावधान होता है। और इस वर्ष उत्तराखंड में इसके लिए जो प्रावधान किया गया वो है 13,920 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है 2000 किसके लिए? जेंडर बजट के लिए। क्लियर है। और भारत में जेंडर बजट को कब पेश किया गया था? 2005 और 6 में किया गया था। उत्तराखंड में 7 और 8 में किया गया था। क्लियर है, इतना ये चीज़ आपको याद रखना है। आइएगा यहाँ पर फैक्ट जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस भी निकलते रहेंगे। और अमृतकाल के विजन सशक्त अमृतकाल का जो विजन सशक्त है समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए, कौन सी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए? विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए कितने आर्थिक एजेंटों में कितनी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला, नागरिक विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। और अगर मैं बात करूं अपने उत्तराखंड पर कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया गया है, तो फोकस में आपने याद रखना है शिक्षा, खेल और युवा कल्याण एक तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। अमृतकाल भारत एट द 100 तक की हमारी यात्रा के दौरान कितने रूपांतरकारी हो सकते हैं, कितने मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? 4 मौके, जिसमें पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसके तहत क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विकास योजना के तहत आपको याद रखना है पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण, साथ में प्रशिक्षण और जानकारी देना यहाँ पर आपका प्रावधान किया गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का जो है वो है पर्यटन में अपार संभावना का उपयोग करना, हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। ठीक है। अब केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार जो है चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जो आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया, इनकी 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। इस चीज़ का याद रखना। केंद्रीय बजट 2023-24 में चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7%। अब देखो भाई हमारा टोटल बजट कितना है भारत का टोटल बजट की अगर मैं बात करूं तो कितना है टोटल बजट? तो कुल आपका 45,03,097 करोड़ का बजट यहाँ पर है, 45.3 लाख करोड़, जिसमें कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है? तो कुल प्राप्तियों का अनुमान है करोड़, जिसमें आपका राजस्व प्राप्तियां हैं 26,32,81 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 18,70,816 करोड़ और टोटल आपका 45 में से। अब अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो है 76,592.5 करोड़ रुपए यहाँ पर कुल प्राप्तियाँ। आपको ये सब याद रखना है कि कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान उत्तराखंड का आपको पता चल गया और अपने यहाँ का पता चल गया। ठीक है। अब कुल खर्च होने का अनुमान इसमें 45,03,097 करोड़, जिसमें से राजस्व खर्च आपका है 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत खर्च है आपका 10,09,61 करोड़ रुपए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
और कुल व्यय, अगर मैं उत्तराखंड की कुल व्यय की बात करूं तो व्यय है आपका 77,407.08 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, विभिन्न घाटा, और यहाँ पर अलग अलग जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, इसमें इंडिया का क्या रहने का अनुमान है बजट 2023-24 में। जैसे मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, राजकोषीय घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं, राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, और इसमें उधार को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा पहले भारत का फिजिकल डेफिसिट हम भारत का देखेंगे तो जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान, कुल इसका जो है 17,86,816 करोड़ है। और वहीं उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में आपका है 9,086.91 करोड़, और परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो 2.72% यहाँ पर रहना है। राजस्व घाटा आपको याद रखना है, जीडीपी का 2.9%, कुल व्यय का आपका यहाँ पर दिया गया है 8,69,855। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7%, 4,99,867 करोड़। एंड प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो जीडीपी का 2.3% है, और प्राइमरी डेफिसिट में आपका कुल करोड़ में बात करें तो 7,06,885 करोड़ रुपए है। तो ये तो आप लोगों का ये पूरा हो गया है प्राथमिक घाटा प्राथमिक, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप राजकोषीय घाटे को लर्न करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर है, सरकार ने वर्ष 2022 से 26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पूछ लेगा कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी का कितना % तक लाने का लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रखेंगे 4.5%। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 17,86,116 करोड़ रुपए यानी कि 17.87 लाख करोड़ लगाया गया। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। आप देखो भाई रुपया कहाँ से आता है, तो रुपया आपका अगर बात करें ना कि कहाँ से आता है, तो कहाँ से आएगा 2023-24 के शीर्ष 6 मद यहाँ पर दिए गए। पहले मैं भारत की बात करूँगी। भारत में सबसे ज़्यादा बोरोइंग, उधार और अन्य देयताएं जो है 34%, माल और सेवा कर जीएसटी से 17%, याद रखना पूछा जाता है। निगम कर से आपका 15%, आय कर से 15%, केंद्र उत्पाद शुल्क से 7%, सीमा शुल्क से सबसे कम आपका सीमा शुल्क आ रहा है, सबसे ज़्यादा उधार से आएगा अनुमान है। अगर मैं अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो रुपया है वो है स्वयं जो आपका केंद्र से जो हमें सहायता अनुदान मिलता है वो है आपका 27.07%, सबसे ज़्यादा यहाँ से आने का अनुमान है। फिर सेकंड नंबर पर आता है स्वयं के जो कर राजस्व होते हैं उनसे आने का अनुमान 25.89% है। फिर थर्ड पे आता है लोक ऋण आपका 25.21%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आने का अनुमान है और सबसे कम, तो सबसे कम आपका 0.10% यानी कि 0.10% आपका लोक ऋण से आने का, लोक ऋण नहीं होगा वहाँ पर, अग्रिम जो आपके हैं उससे। ठीक है, अग्रिम ऋण और अग्रिम की जो वसूली होती है वहाँ से आने का अनुमान है 0.10%। सर्वाधिक कहाँ से आएगा और सबसे न्यूनतम कहाँ से आएगा उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आएगा कहाँ से, यानी कि 6 मदों पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि कहाँ से आए। उत्तराखंड का बता दिया। अब है कि रुपया कहाँ जाता है, यानी कि कहाँ जाएगा कितना %, तो ब्याज अदायगी में 20% जाना है। और हमारा जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ ना, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा जो वेतन जाना है, जो खर्चा होगा, जो रुपया जाएगा वो वेतन भत्ते और मजदूरी पर जाना है 24.98%। और सबसे कम औद्यानिक विकास जो है सबसे कम खर्चा होगा सहायक अनुदान पर
किस पर होना है? सहायक अनुदान आपने ध्यान रखना है। खर्चा सबसे ज़्यादा होगा वेतन भत्ते पर, सबसे कम होगा सहायक अनुदान पर। अब इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ब्याज अदायगी पर 20% सबसे ज़्यादा है। कर और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर 80% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर 17 है। वित्त आयोग और अंतरण पर 9%। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उन पर 9% है और रक्षा पर 8%। तो ये पूछा जाता है कि इस बार कितना प्रतिशत रक्षा डिफेंस पर किया गई, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट बजट 2023-24 में आपको पता है 7 प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया है। विकास के लिए निर्धारित की गई हैं 7 प्राथमिकताएं जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति काम करें। अब भारत में तो सप्तऋषि नाम दिया गया, उत्तराखंड में इन्हें सप्तकिरण नाम दिया गया। इसी से प्रेरित होकर सप्तकिरण से नाम दिया गया। तो पहले भारत की बात करते हैं हम। भारत में पहला पॉइंट है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। इन सातों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मानव पूंजी में निवेश, ठीक है, सेकंड है क्षमता संवर्धन, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं, चौथा है पूंजीगत व्यय में वृद्धि, चौथा हो गया, पांचवा है निर्बाध कनेक्टिविटी, छठा है प्रौद्योगिकी आधारित विकास और सातवां है इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी में संतुलन। हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, अभी वेट कीजिए, पहले एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड। अच्छा, बजट 2023-24 की थीम क्या थी हमारे उत्तराखंड की? तो उत्तराखंड बजट 2023-24 की थीम है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। और फोकस यानी कि एम क्या है, लक्ष्य क्या है? 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। फोकस जो किया गया है 23-24 के बजट में रोजगार, निवेश और युवा शक्ति पर। जोशीमठ राहत कार्य के लिए कितना करोड़ खर्च किया जाएगा? 1000 करोड़। लखवाड़ परियोजना जो यमुना रिवर पर है उसके लिए कितना करोड़ का खर्च होना है? 500 करोड़ का खर्च यहाँ पर होने का अनुमान है, ठीक है। और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,33,000 यहाँ पर क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। पिछले वर्ष जो थी 96,000 रुपये, 1,96,000 के आसपास थी। सबसे ज़्यादा जो कम व्यय होना है वो होना, सबसे ज़्यादा इस बार व्यय किया जाएगा शिक्षा, खेल, युवा कल्याण पर 10,459 करोड़ रुपए का ये व्यय होना है। शिक्षा, खेल, युवा कल्याण सबसे ज़्यादा बड़ा भाग ये। सबसे कम व्यय जो होना है वो औद्यानिक विकास यानी कि गार्डनिंग पर होना है, 815 करोड़ का। ये मेरे उत्तराखंड का है, यानी कि ये चीज़ आपको याद है। सबसे ज़्यादा व्यय किस पर होना है, सबसे ज़्यादा कम किस पर होना है, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि प्राथमिक, अब जो ये इन्होंने सप्तऋषि बताई है ना, 7 प्राथमिकता बताई हैं, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि कृषि एवं सहकारिता, समावेशी विकास में कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण किया जाएगा, इसकी बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहन करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड यानी कि कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें है। 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। एम क्या है इसे? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम को चलाने का। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए किस नाम की घोषणा की है? उन्होंने श्री अन्न नाम बजट में भाषण में उन्होंने लिया था। भारत में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है ना, श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में है, उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने इसमें प्रावधान किया है। 600 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना यहाँ पर शुरू की जाएगी, इसका प्रावधान है समावेशी विकास में। साथ में इसका उद्देश्य क्या है? मछली पालक और मत्स्य विक्रेता, सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना, मजबूत बनाना। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य भी इन्होंने रखा है।
ठीक है, इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल वर्धन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल वर्धन इसी समावेशी विकास में केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान है। 2047 तक स्किल्स इन एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे जो प्रभावित हमारे ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर अवेयरनेस का सृजन किया जाएगा और 0 से 40 वर्ष की आयु के जो वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी, इसका प्रावधान इन्होंने किया। बच्चे और जो किशोर हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। साथ में फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होनी। तो ये पूरा समावेशी विकास के अंतर्गत जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल वर्धन, कृषि और सहकारिता आपने देखा। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अर्थात आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने 500 ब्लॉकों में, कितने ब्लॉक आपसे पूछ लेगा, 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है। विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति, हमारे जो ट्राइबल समूह ग्रुप्स हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटी विकास मिशन भी शुरू किया जा रहा है। इसे अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए कितना करोड़ यहाँ पर उपलब्ध कराएगी सरकार? 1500 करोड़ रुपये। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजाति छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में कितने अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी? 38,800। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संसाधरणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना को सहायता दी जाएगी? ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सहायता देगा। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में कितने % की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है? 66%। भारत साझा पुरालेख निधान यानी कि भारत श्री, भारत देखो भाई, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके पहले चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाना है। इस चीज़ का इन्होंने प्रावधान किया है भारत श्री में। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। ये पॉइंट जैसे आप यूपीएससी पीसीएस दोगे ना, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है, लोअर पीसीएस में भी आपके आते हैं। अब है थर्ड आपकी जो प्राथमिकता है, ये हमारे भारत का बजट है, ठीक है। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए कितना करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ? राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया, 1.3 लाख करोड़ रुपये। रेलवे के लिए जो है 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि आवंटित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना किया गया इस चीज़ का ध्यान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका जो उपयोग है टियर 2 एंड टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा होगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाएगी। अब हम बात करेंगे सक्षमता को सामने लाना, इसमें क्या क्या है। तो सक्षमता को सामने लाना में एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविद द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू होगा। तो कितने करोड़ से शुरू होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा, आपको याद रखना। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 भी लाया जाएगा। किस चीज़ के लिए लाए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के उपयोग के लिए निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में यूज़ किया जाएगा।
5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। आपसे पूछ लेगा कि 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित होने हैं, 100 लैब्स। एंड व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कितने से ज़्यादा अनुपालन को कम किया जाएगा, 39,000 से, और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड आगे है प्राथमिकता 5 हरित विकास। हरित विकास के तहत पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन की गति देने के लिए लाइफ शुरू किया जाएगा, जिसकी चर्चा बजट भाषण में हुई। 19,700 करोड़ के लागत से शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा, और इस मिशन की हेल्प से जीवाश्म ईंधन के आयात जो है ना, उन पर निर्भरता को कम करके 2030 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, 13 गीगावाट। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाना है। दूसरा है PM प्रणाम, रासायनिक उर्वरक के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नाम की योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। आपसे पूछेगा कितने करोड़। मैग्रोव पौधारोपण के तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल मिशन मिष्टी की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा दे। अब जो ये पर्यावरण से क्वेश्चन है ना, यहाँ से ऐसे पूछेगा कि अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है, मिष्टी किस चीज़ के लिए शुरू की गई। तो मिष्टी आपको पता है मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए इसे शुरू किया गया। और जो है आपका अमृत धरोहर योजना किस चीज़ के लिए है, तो इसके ज़रिए क्या होना है या किससे रिलेटेड है, तो आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। छठा है आपका, जो छठा सप्तऋषि है वो है युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल स्किल प्रदान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना को 4.0 शुरू की जानी है। देखो भाई, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो आने वाली टाइम है ना, उसमें आपके पास स्किल है तो आप टिके रहोगे, स्किल नहीं है तो सारा सब कुछ आपका, चाहे एजुकेशन हो जो कुछ भी, वो सब क्या होना, स्किल बेस्ड आपका होने वाला है। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI है, रोबोटिक है, 3D प्रिंटिंग जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और ज़्यादा क्या किया जाएगा, विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके कुछ लक्ष्य रखे हैं, जैसे कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित सेवा नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना भी है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किए जाएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है कि चुनौती मोड, नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पर कि चुनौती मोड के पर्यटन में चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन जो गंतव्य है उनको विकसित करना। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य, इन्होंने पहल है, इस पहल का जो उद्देश्य है हासिल करने के लिए विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा इस देखो अपना देश पहल के तहत। एंड थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की जाएगी।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। ये भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सातवां और अंतिम आपका जो है वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और साथ में वित्तीय स्थिरता यहाँ पर बढ़ेगी। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFTIFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना होगी। किन के लिए जो आपके डाटा दूतावास है स्थापना होगी ये पूछेगा। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% और मूल्य में 91% की वृद्धि होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के संस्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आपका क्या है, मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में कितने करोड़, तो यहाँ पर 2,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुँच चुका है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा है कि भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां जो बताई हैं वो इस प्रकार, जैसे कि इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते। ये पूछे जाते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। नेक्स्ट है PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति योजना के तहत कितने करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर है, 44.6। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97% लाख रुपए हो गई। व्यक्तिगत आयकर अब वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लैब, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या 5 यहाँ पर कर दी गई और कर की छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। तो ये यहाँ पर 5 देखिएगा, पहली 0 से 3 लाख शून्य है, फिर आपका स्टार्ट होती है 3 से 6 लाख है तो 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 to 12 आपका 15%, 12 to 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर वाले को 30%। एंड जो प्रत्येक वेतन भोगी है ना उसको 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य, पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% और इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर जो है घटकर 39% हो जाएगी। आप देखिएगा इसमें जो आपकी टॉप 4 आपकी जैसे कि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000, मनरेगा के लिए 60,000, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के लिए 60,000 करोड़ का प्रधान। मदों पर वे जो है आपका परिवहन पर आपका 5,17,034 करोड़, रक्षा पर वेरी इंपॉर्टेंट है 4,32,720, ग्रामीण विकास पर 2,38,204, शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट 1,12,899 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यय का प्रावधान। बजट 2022 से 23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर जो खर्च हुआ है
22-23 में, है ना। तो ऊपर तो था आपका, होगा कितना, तो रक्षा मंत्रालय में 5.94 करोड़ का, सड़क परिवहन तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्यों की, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य आपका कब तक है, WHO ने ये लक्ष्य निर्धारित किया 2030 तक, लेकिन भारत ने 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 23 है। उर्वरक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024, पहले 22 था लेकिन अभी 24 कर दिया। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 है। सड़क दुर्घटनाओं से जो होने वाली मौत है उसको 50% कम करने का लक्ष्य है 2024। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनाने का लक्ष्य जो है वो है 24 और 25। भारत की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन 2030 यहाँ पर लक्ष्य है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य आपका 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 और भारत द्वारा नेट ज़ीरो का लक्ष्य 2070 है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे। देखो भाई, एक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य की GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो है व्यापार अर्थात मूल्य वर्धित जो कर होता है ना उसका है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि बजट 2023-24 में आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन को रखा गया इस बार, तो इसमें कितने बजट का कितना प्रतिशत भाग इसमें इसका प्रावधान किया, तो 0.5% का उत्तराखंड GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा स्टेट है, तो ये पहला स्टेट है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। सो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। और हमारे उत्तराखंड के बजट को 15 मार्च 2023 में गैरसैंण के भराड़ीसैंण में प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया था। और केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? अब आकार आपसे यहाँ पर पूछा है, बजट का आकार। सो बजट का आकार आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 45,03,097 करोड़। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का, और हमारे उत्तराखंड का 3.02 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे यहाँ पर है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो राजस्व खर्च का अभी मैंने ऊपर बताया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, 45,02,136 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट का अनुमान लगाया गया है? 26,32,281 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो 7 प्राथमिकताएं सप्तकिरण भारत, देखिए केंद्र पर सप्तऋषि नाम से हैं, ऑप्शन है, और उत्तराखंड में सप्तकिरण। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है कौन सी? सो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका, देखिएगा समावेशी विकास आपने पढ़ा,
हरित विकास आपने पढ़ा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, वित्तीय क्षेत्र आपने पढ़ा, आपका युवा संरचना एवं निवेश भी पढ़ा है, और तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बट 7वां पॉइंट आपका नहीं था। ठीक है, 7वां पॉइंट वित्तीय क्षेत्र यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2047 तक, और उत्तराखंड ने उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है, तो आपको बताया है, देखिएगा, ई न्यायालय परियोजना चरण 3 भी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी, अमृत धरोहर स्कीम भी है, इनमें से एक से अधिक यानी कि सभी है, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है, तब आपका आंसर होगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है, तो देखिएगा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना आपको बताया था, इसके लिए इतने करोड़ का कवरेज दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 ये भी बताया था, और प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते ये भी बताया था, यानी कि सभी, ऑप्शन डी। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी कर दी गई है, भाई आपका क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे, आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 13, 100 लैब्स, 100 लैब्स को। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी, ये भी सारे पॉइंट कराए हैं, इसलिए स्टार्टिंग में सारी चीज़ बताया था 1 करोड़ किसानों को। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो आपके लिए यहाँ पर डेमो है। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है, तो वो है आपका 30, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का भी यहाँ पर सही होगा। भारत को मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा या बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। आगे क्वेश्चन है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 17 का देखिएगा, सही नहीं है आपसे पूछे है, सही नहीं है, तो सही नहीं में आपका ऑप्शन डी आएगा, इनमें से एक से अधिक वो आपके सही नहीं है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसकी घोषणा हुई है 500, आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ऑप्शन सी 3। बजट में चर्चा किया गया आईगॉट कर्मयोगी क्या है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच रहेगा ये। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, सो रेलवे के लिए आपको याद रखना है 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना है, 3400 से अधिक विधि उपबंध को अपराध की श्रेणी से हटाना है, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, सभी के सभी हैं, ऑप्शन डी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, ऑप्शन बी 20 लाख। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है, संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, ऑप्शन बी 3.5%। नेक्स्ट है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, कृषि।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं, श्री अन्न से संबंधित नहीं है जो। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये आपका दूसरा है ना, बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल, मैंने पूछा कि मिस्टी पहल किससे रिलेटेड है, पूछेगा। तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से रिलेटेड। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है, ये भी आपको बताया था। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, कितना बजट अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए 17,86,816 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटे का कितना अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर आपका होगा ए और सी दोनों ही हैं। ए और सी में फिर आपका आंसर होना चाहिए भाई यहाँ पर इनमें से एक से अधिक, या फिर आपका ए एंड सी बोथ आपका नया ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ए जीडीपी का 2.3% और करोड़ में 7,684 करोड़। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताया था। ऑप्शन सी 157। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट का अनुमान है। 34 का ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑन करेक्ट आंसर बी 18,70,816 करोड़। अमृतकाल यानी कि भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं, बताया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36। तीसरा है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बताया था, पर्यटन बताया था, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाना है। 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आंसर होगा A5 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 500। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, सभी हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। वो है आपका 50, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो देखो, अपना देश पहल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है, स्वदेश दर्शन योजना भी है, इसलिए आंसर होगा डी यहाँ पर सही होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के संस्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। वो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 70,000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 60,000 करोड़ रुपए का। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करेगी।
ऑप्शन ए ब्याज अदायगी पर। अभी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बताया है ना कि सबसे ज़्यादा खर्च उत्तराखंड सरकार किस पर करने वाली है, तो सबसे ज़्यादा व्यय होना है शिक्षा, खेल, युवा वगैरह पर होना है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक व्यय वेतन भत्ते पर होना है और सबसे कम खर्चा सहायक अनुदान पर होना है। सबसे कम व्यय औद्यानिक विकास, आपसे करोड़ में पूछेगा तो फिर आपको ध्यान रखना है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 25। तो ये आपके बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। और एक चीज़ बता दूं कि 2017 से पहले बजट जो था ना, ये आपका फरवरी के अंत में पेश होता था और 2017 के बाद ये बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है, इस चीज़ का याद रखना। और एक आपका था कि रेलवे और सामान्य बजट को अलग जो किया गया था वो एक्वर्थ समिति, ईस्ट इंडिया जो समिति थी रेलवे की, या एक्वर्थ समिति, क्योंकि एक्वर्थ की अध्यक्षता में हुई तो एक्वर्थ समिति या ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी इसी को बोला जाता है। इसने 1924 में से अलग पेश किया, लेकिन फिर 2017 से रेलवे बजट और जो केंद्र का बजट होता है उन दोनों को एक साथ पेश करना शुरू कर दिया गया है। तो ये थे आपके बजट से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उत्तराखंड के बजट को भी मैंने कवर करने की यहाँ पर मोस्टली कोशिश की, और बजट में आपको पहले करंट अफेयर में करा भी चुकी हूँ। सो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ इस चीज़ के लिए थे कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से वो पूछ सकता है, इस चीज़ के लिए आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आर्थिक सर्वेक्षण के साथ मिलेंगे भारत और उत्तराखंड का। उत्तराखंड से तो आर्थिक सर्वे से कम पूछा जाएगा, लेकिन इंडिया से पूछा जा सकता है वीडियो और वंदरों का, और बहुत सारे लोअर पीसीएस का जो भी आपके आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।